वेलकम बैक। 3-4 हमेशा कम ही हो जाते हैं फर्स्ट क्लास से दूसरी क्लास में। तो हमने दूसरी बुक में जो प्रीफेस है उसमें ये लिखना प्रेफर करा दैट वी वुड राइट कि इसके अंदर क्या है, ताकि जिस इंसान को आर्टिकल पढ़ना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे अनपढ़ भी लोग होंगे ना जो कॉन्स्टिट्यूशन को कभी देखेंगे, वो पहला पन्ना देखकर ही समझ जाए कि इसके अंदर क्या बात की गई है। तो प्रियम्बल में ही लिख दिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और बड़े बड़े वर्ड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जितने मैंने पढ़ाए हैं ये सारे वर्ड प्रियम्बल में ही लिख दिए गए हैं। और प्रियम्बल का असली हिंदी में मतलब ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, इक्वल, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम इक्वालिटी, लिबर्टी और यानी इक्वालिटी, लिबर्टी और उसको देखो क्या बोलते हैं, भूल गया जान से, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एक और वर्ड है जिसमें लोगों को दिया जाता है, जज लोग जो देते हैं, जस्टिस, हाँ, जस्टिस देने का वादा कर रहे हैं। तो ये भी है कि हम समझ गए हिंदी में मतलब। तो यानी जो बंदा प्रीफेस यानी फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेगा उसको ये पता चल जाएगा कि ये पीपल ऑफ इंडिया ने अपने आप को दिया है और इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस देने का वादा किया है। और या देखते ही ये है हमारा विजन, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी 395 आर्टिकल्स हैं और जितने भी 22 पार्ट है, वो सब मिलकर के ये एक विजन जो प्रियम्बल में लिखा है इसको पूरा करने में लगे हुए हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चाहे कोई भी आर्टिकल होगा, कोई भी आर्टिकल डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इनको काटेगा नहीं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल इन लोगों के अपोज नहीं करेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा जो प्रियम्बल में लिखा है उसको अपोज करे। अगर प्रियम्बल में लिखा है कि हम लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, जस्टिस देंगे, तो चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटी हो, हर एक चीज ये इंश्योर करेगा कि जो हमने प्रियम्बल में लिखा है वो हम दे रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन जो कि प्रियम्बल में लिखा है उसको फॉलो नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल में इक्वालिटी, लिबर्टी दिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन हम डाल दें जिसमें ये लिखा जाए कि कल से इंडिया के लोगों की लिबर्टी छिन जाएगी, ऐसा लॉ बनाने वाली पार्लियामेंट, फट से उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को काट देगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो प्रियम्बल को फॉलो नहीं करता। तो प्रियम्बल कुछ नहीं, एक मिरर है जिसमें हमको ये दिखाया जा रहा है कि जो जो तुमने देने का वादा किया है कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल वही देने की कोशिश करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बस कुछ और नहीं, केवल प्रियम्बल ही लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। अगर इक्वालिटी की बात कर रहा है प्रियम्बल, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएगा कि इक्वालिटी किस किस तरीके से देनी है, कहाँ कहाँ देनी है, लेकिन किसी भी कीमत पे वो इक्वालिटी ना देने का वादा नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर प्रियम्बल में लिबर्टी लिखा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्राइब करेगा कि किस तरह की लिबर्टी दोगे, सोचने की, बोलने की, खाने की, एक एक चीज डिटेल में बताएगा वो किस तरह की लिबर्टी दे रहे हैं। लेकिन कभी भी ये कोई प्रोविजन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें ये लिखा रहेगा कि कल से लिबर्टी बंद हो गई। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। तो प्रियम्बल इज नथिंग बट द फेस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। जो तुम देखते हो वही ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तुमने, समझ गए। लेकिन यही बात है जो पीपल ऑफ इंडिया अपने आप को समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक वेद के बराबर है। वेद मतलब बहुत सेक्रेड है, हमारे लिए बहुत पवित्र है, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो अब तो समझ ही गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल, सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक लॉ है। और वो लॉ ये वादा करता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी रहेगा, एक रिपब्लिक रहेगा, इक्वालिटी देगा, फ्रेटर्निटी देगा, लिबर्टी देगा, जस्टिस देगा। और यही ही सोल है। जिसने इतना पढ़ लिया उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर समझ में आ गए, समझ गए। अगर तुमसे अब मैं इतना कुछ बोलने के बाद ये कह दूं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये कह सकता है कि तुम सामने वाला इंसान काला है तो उसको ना टच करो? क्या कहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? नो मैम, नहीं नो कहेगा, मैम, क्योंकि नो मैम, हर नेवर। कीमत पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये वादा किया है कि वो इक्वल ट्रीट करेगा लोगों को। तो जैसे ही तुम्हें कोई ऐसा प्रोविजन लगे जिसमें तुम्हें लगे कि ये इक्वालिटी या लिबर्टी को हटा रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तुम तुरंत कह दोगे कि ये तो नहीं हो सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल मुझे पता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में सबसे पहले मैंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। मैंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है, जिसको हमने इलेक्ट करके बैठाया था। यानी ऐसा नहीं कि वो मन से बना गए थे, हमने बोला उनको बनाने को तब उन्होंने बनाया, और सबसे लंबा बनाया,
अब हम बात करते हैं कि एक स्ट्रगल देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रगल है जो जिन्होंने ये साबित कर दिया कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल के डिजाइन के कंट्री चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज मोर लाइक अवर भाई। जब भी हम अपने बारे में पढ़ते हैं तो अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला थॉट अपने माइंड में लेकर के अब फिर से देखते हैं जरा इस चैप्टर को। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ लाइन बाय लाइन, 1 मिनट में डिस्क्राइब करूंगी। We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. पिछले चैप्टर में हमें ये पता चल गया है कि डेमोक्रेसी में वो रूलर नहीं आ सकते हैं जो वो कर सके जो उनको पसंद है। There are certain basic rules that citizens and the government have to follow. कुछ बेसिक रूल होते हैं जो सिटीजन और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं, और ये सारे रूल्स साथ में कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है कंट्री का। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि लोगों को कुछ राइट दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हम कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन कैसे किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिजाइन है वो किसने किया है, और कौन कौन सी वैल्यूज और शेप है जो कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहता है। हम कौन कौन से चेंजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं, और कौन कौन सी कंडीशन पर वो चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो इंसिडेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हमें डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में देखना चाहिए। हमें उसको देख के पता चलेगा कि वहां पर क्या हुआ, और इस तरह किन चीजों की वजह से वहां पर जो है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करना पड़ा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया है और उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज कैसे दी गई हैं, और वो फाउंडेशनल वैल्यूज का मतलब है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और उनसे इंडिया के सिटीजन्स की लाइफ और गवर्नमेंट में क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, ये था हिंदी वर्जन। मैं इंग्लिश बोलती फिर हिंदी बोलती तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा, बार बार सेम चीज। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, अभी नेल्सन मंडेला के ये जो लाइंस है ये मैं पढ़ रही हूँ, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आगे चलकर कोई आईएएस बनना चाहता है। सो दिस इज द टाइम, राइट टाइम फॉर यू टू स्टडी from a person who could not become. I have fought against wild domination. I have fought against white domination. मैंने white domination यानी सफेद लोगों के domination के खिलाफ लड़ा हूँ। I have fought against black domination. मैं black लोगों के domination के खिलाफ पड़ा हूँ, मतलब लड़ा हूँ। या इसका मतलब ना मैं white के domination को support करता हूँ, ना मैं black के domination को support करता हूँ। I have cherished the ideal of the democratic and free society. मैंने हमेशा से ही एक डेमोक्रेटिक और एक फ्री सोसाइटी के आइडिया को ही अपने दिमाग में देखा है, मतलब उसी को देख के मेरे को खुशी मिलती है। एंड इन विच ऑल द पर्सन्स लिव टुगेदर, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे लोग साथ में रहते हैं, हार्मनी के साथ, वेल्थ के साथ, जहां पर हार्मनी की कोई कमी नहीं, लोग एक दूसरे को मार काट नहीं रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है सबको, किसी को अपॉर्चुनिटीज ना कम ना किसी को ज्यादा। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड होप टू अचीव। ये वो सिद्धांत है जिसके लिए मैं जीने की कोशिश करता हूँ, और ये वो सिद्धांत है जिसको मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये एक वो सिद्धांत है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। ये है नेल्सन मंडेला, जिनको साउथ अफ्रीकन गांधी बोलते हैं। जो काम गांधी ने इंडिया में किया है वही नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में किया है, और ये उनके वर्ड है। ठीक है, तो ये वर्ड उन्होंने बोले हैं जब वो व्हाइट के खिलाफ एक स्ट्रगल में लड़ रहे थे। तो साउथ अफ्रीका की स्टोरी क्या है? साउथ अफ्रीका इज एक्चुअली बहुत मिनरल रिच इलाका है, और साउथ पर्टिकुलरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्री है, उसमें से एक कंट्री है साउथ अफ्रीका जो एकदम टिप पे पड़ती है। अफ्रीका इज लाइक दिस, तुम ऐसे देखोगे ना तो ट्रायंगुलर शेप है, तो सबसे नीचे वाला पार्ट है ट्रायंगल का, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कंपैरेटिवली केप टाउन और उसके आसपास का जो इलाका है उसका वेदर बहुत अच्छा रहता है, तो यूरोपियंस को वहां सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो इंडिया में तो वो लोग आए केवल और केवल ट्रेड करने, लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उनको वहां का वेदर और वहां के मिनरल्स और वहां की प्रॉस्पेरिटी देख करके दे वर लाइक, ओ ये तो सही जगह रहने के लिए। तो बहुत सारे यूरोपियन सेटलर्स यूरोप को छोड़कर साउथ अफ्रीका रहने लग गए, क्योंकि वहां का वेदर अच्छा था। और इंडिया में वो इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि इंडिया का वेदर गर्म है, तो इंडिया में गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, और नॉर्थ में तो तब भी, साउथ में तो और भी ज्यादा पड़ती है। तो इंडिया में 2-4 ही जगह थी, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो हमारे हिल स्टेशन थे, बस उन पर ही वो लोग गर्मियों में सब वहीं भाग जाते थे, क्योंकि उनसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती जितनी हमारे यहाँ पड़ती है। तो गर्मियों में सारे वहीं भाग जाते थे, हमारे यहाँ लोकेशन कम है। लेकिन साउथ अफ्रीका में वो जब गए तो वहां पे वाटर भी है, सीज भी है, मतलब बीचेस, एंड दे लाइक द एटमॉस्फियर। तो इंडिया में और साउथ अफ्रीका में ये डिफरेंस है कि जब वो वहां गए तो वहां पे वो सेटल हो गए थे,
सेटल होते वक्त उन्होंने एक सिस्टम लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर वो रहते नहीं थे, तो हमने डिस्क्रिमिनेशन लिमिटेड देखा है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ ट्रैवल करके आए हैं, मतलब बहुत कम यूरोपियंस यहाँ पर आए हैं, जितने भी आए 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख, उन्होंने ही काफी यहाँ पे कोहराम मचाया, लेकिन हमें कभी लगा नहीं कि यहाँ सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर जब वो गए तो उन्होंने एक सिस्टम लगा दिया, अपार्थीड का सिस्टम। अपार्थीड का सिस्टम ये कहता है कि जो ब्लैक टाउन्स है और जो व्हाइट टाउन्स है, दे आर सेपरेट। मतलब ब्लैक लोगों के साथ ही बैठेंगे, व्हाइट लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, बिकॉज समहाउ दे आर, आई डोंट नो, मे बी दे थॉट कि वो उतने ज्यादा हाइजीनिक नहीं है, और या फिर वो ब्लैक है दिखने में तो अच्छे नहीं है, जो भी उनको लगता हो। सो देयर वाज अ कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी व्हाइट एंड ब्लैक। मतलब किसी ब्लैक की कंट्री में गए और वहां जाकर के उनको ही बोल रहे हो कि तुम हमसे अलग हो, और ब्लैक ऑब्वियसली वहां पे मेजोरिटी है। तो 3/4 पॉपुलेशन थे, 75% नेटिव लोग थे जो लोग ब्लैक थे, और जो व्हाइट लोग हैं वो नए नए आए थे। तो उन्होंने एक सिस्टम लगाया, उस सिस्टम का नाम था अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक। देयर इज अ वॉल, अपार्थीड मतलब देयर इज अ वॉल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक। अभी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों को इनिशियली जो अफ्रीकन थे उनको तो वो बात समझ में भी नहीं आई कि ये लोग धीरे धीरे ये चीज कर रहे हैं। दे स्टार्टेड सेइंग कि जो हमने मूवी थिएटर बनाए हैं, आप उनमें बिना हमारी परमिशन के नहीं जा सकते। जो ट्रेन होती थी उसमें जो एसी कोचेस होते थे, यानी जो अच्छे कोचेस होते थे, वो व्हाइट लोगों के लिए रिजर्व रहते थे, ब्लैक लोगों को वो कोचेस मिलते नहीं थे, ठीक है। और तो लोग उन चीजों के हैबिचुअल हो गए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। व्हाइट लोग ब्लैक लोग ज्यादा मिलते नहीं थे, शादी वादी तो बहुत दूर की बात है, वो नॉट इवन अलाउड, ठीक है। और पब्लिक पार्क, पब्लिक फैसिलिटीज, मॉल्स, जो भी चीजें वो बनाते थे अपने रहने के लिए, क्योंकि देवर देयर सेटलिंग ना, तो देवर सेटलिंग, सो देवर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अपने कंफर्ट के लिए। बट वो सिस्टम उन्होंने ब्लैक के लिए बंद रखा था, तो यानी उनकी कंट्री में जाके उनका लैंड यूज करके उनके लिए उनकी जगह पर अपने रहने के लिए घर बना के उनको अलग रख दिया। और फिर उसके अलावा उनके बहुत सारे लोकल कल्चर्स थे जिसमें वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगे, कह रहे तुम लोग एक अजीब तरीके से शादी करते हो, यूरोपियन तरीके से शादी करनी चाहिए। उसके अलावा जो उनके जो नॉर्मल तरीके हैं, तौर तरीके, उनमें वो लोग बहुत डिस्टर्बेंस करने लगे कि तुम लोग ऐसे हाथ से खाते हो, हाइजीनिक नहीं है, यूरोपियन कटलरी से खाया करो। तो दे वर लाइक कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी 2 तरह में डिवाइड हो गई। धीरे धीरे उन्होंने करके ना, अब ऑब्वियसली दे मेड एवरीथिंग, वो यूरोप से लाए थे सामान, टेक्नोलॉजी में यूरोप हमेशा ही आगे रहा है और उसी का फायदा है जो उसको मिला, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी तो वो ट्रेन बिछा दिया उन्होंने और इंडस्ट्रीज बना दी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था, तो सारी चीजें वहां से लाकर उन्होंने यहाँ बिछा दी। लेकिन किसी भी जगह पे उन्होंने जो ब्लैक लोग थे उसको ज्यादा पोजीशन ही नहीं दिया। मतलब अगर उन्होंने कोई मिल खोली है तो मिल का ओनर यूरोपियन है, तो जितने रिच लोग थे वो धीरे धीरे यूरोपियन हो गए और ब्लैक लोग गरीबी में आ गए, और वो अगर गरीबी से मर भी रहे तो भी यूरोपियन लोग उनको पैसा नहीं देते थे। सो इस चक्कर में नेल्सन मंडेला ही रियलाइज्ड कि ये सिस्टम ऑफ अपार्थीड जो है ये नेटिव लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर किसी को ये नहीं पता है कि यूरोपियंस ने क्या किया है, तो आई टेल यू दैट प्रेजेंट डे अमेरिका इज नथिंग बट यूरोप। क्योंकि यूरोप के लोगों ने वहां जाकर के उनके जो ओरिजिनल रेड इंडियन लोग हैं उनको वहां से हटा दिया था और अपने आप को वहां अमेरिकन बना के सेटल कर दिया। तो द प्रेजेंट डे अमेरिकन जो व्हाइट है, एक्चुअली में वो यूरोपियन डिसेंडेंट के हैं। अमेरिका के एक्चुअल लोग ब्लैक होते थे, यही रीजन है कि साउथ अमेरिका ब्लैक है और नॉर्थ अमेरिका व्हाइट है। नॉर्थ अमेरिका व्हाइट इसलिए क्योंकि वो यूरोपियन डिसेंडेंट है। तो यूरोप इज दैट वन कॉन्टिनेंट जिसने पूरी कंट्री, पूरे अर्थ के हर एक कंट्री पे डोमिनेंस किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल इंडिया को लूटा है, सबको लूटा है। तो वो जो सिस्टम है उन्होंने पूरा चेंज कर दिया, और इस सिस्टम ऑफ अपार्थीड के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला बहुत टाइम तक लड़ते रहे। और लड़ने के बाद में वहां पे यूरोपियंस का जो कोड और लॉ और ये सारी चीजें है ना, सबसे पहले लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम्हें पता है 1789 में हुआ। तो 1789 में यूरोप वो सीख गया जो इंडिया ने 1947 में सीखा है। तो टेक्निकली वो लोग 200 साल आगे थे। तो इसीलिए वो 200 साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लिबर्टी, इक्वालिटी के बारे में जान गए थे। तो इन सारी चीजों को उन्होंने अपने फेवर में यूज कर लिया, और जहां भी वो गए उन्होंने उनको वहां पे दूसरों को डोमिनेंट बना दिया। जैसे रूल, कोर्ट और जज, ये सारी चीजें पता नहीं थी ना, इंडियंस को पता थी ना साउथ अफ्रीकन को पता थी कि कोर्ट भी कोई चीज होती है। बट उन्होंने सीख लिया था 100 साल पहले ही कि कोर्ट होता है, जज होता है। तो उन्होंने यूरोपियन कोर्ट वहां लगा दिए, और उस कोर्ट में भी वो लोग जो नेटिव लोग होते थे उनको मैनिपुलेट करके उनको सजा देते थे, और व्हाइट लोगों को सजा भी नहीं देते थे। सो समहाउ दे मेड श्योर कि वो इतने कनिंग और चालाक रहे कि लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी बड़ी बड़ी बातें सीखने के बाद में भी उन्होंने जहां पे भी गए हैं, दे मेड श्योर कि वहां पे लोगों को वो डोमिनेट करे और वहां पे ऊंचे पोजीशंस पे खुद पहुंचे, और ऊंचे पोजीशन पे पहुंच करके वहां के रिसोर्सेस को कंज्यूम कर ले, और थोड़े टाइम बाद या तो लौट के यूरोप चले आए, तो यूरोप रिच होता चला गया और पूरा वर्ल्ड गरीब होता चला गया।
ये बहुत बड़ी एक थ्योरी है, मैंने शॉर्ट में बताई है। तो दैट्स हाउ दे हैव लिव्ड, उन्होंने 200 साल ऐसे ही निकाला है। तो वो 200 साल में हम अफ्रीका की स्टोरी पढ़ रहे हैं अपार्थीड की। अब दिस वाज नेल्सन मंडेला ब्रिंग ट्राइड फॉर ट्रीजन, और ये नेल्सन मंडेला के तब के शब्द हैं जब उनको ट्रेजन यानी गद्दारी के लिए उनको फांसी दी जाती है। ऑब्वियसली कौन सी कोर्ट में? यूरोपियन कोर्ट, उनकी खुद की तो कोई कोर्ट थी नहीं, और उनको यूरोपियन कोर्ट ने ट्रेजन में जब गद्दारी के लिए उन्होंने उनको सजा दी, तब उन्होंने ये वर्ड निकाले। और व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उस वक्त, अफ्रीकन गवर्नमेंट व्हाइट थी, उन्होंने उनको गद्दारी के लिए ट्रायल लगाया उनका। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment. 1964 में उनको और उनके साथ के 7 और लीडर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा, ये सजा यूरोपियन कोर्ट ने सुनाई। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की अपेरेंटली फॉर एन यूरोपियन, लोगों के लिए उन्होंने गद्दारी की। ठीक है, उनकी नजरों में। बट जो लोग थे, वहां के नेटिव लोग थे, उनके लिए नेल्सन मंडेला भगवान थे, क्योंकि वो उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन यूरोपियंस के लिए वो गद्दार थे, क्योंकि वो उनके खिलाफ खड़े थे। ठीक है, he spent next 28 years in South African most dreaded prison. उन्होंने अगले 28 साल 1968 के बाद अगले 28 साल उन्होंने अपने जेल में ही बिताए। नेल्सन मंडेला ने जेल देगी और कोई बचाने वाला भी नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम यूरोपियंस के कंट्रोल में था। मैंने बताया वो हमसे 100 साल आगे हैं, तो they were smart. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। अब अपार्थीड लोगों ने स्ट्रगल किया कैसे? अपार्थीड वाज अ नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बता दिया है मैंने। अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है, उस सिस्टम का नाम है अपार्थीड। ठीक है, द व्हाइट यूरोपियंस ने बहुत सारे सिस्टम थे जो साउथ अफ्रीका में पोज कर दिया। दे ऑक्यूपाइड सेम तरीके से नहीं उन्होंने इंडिया में जैसे थे वैसे ऑक्यूपाई किया, बल वहां पे वो सेटलर बन के गए। ये सारी बात मैंने बता दी है। ठीक है, अपार्थी सिस्टम पर्टिकुलरली ब्लैक के लिए बहुत ज्यादा ऑपरेसिव था। बहुत ज्यादा एरिया में उनको रहने से मना था। दिस वी हैव आल्सो सीन। बसेस, टैक्सी, ट्रेन, ये होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब के लिए अलग अलग सिस्टम चलता था। ठीक है, अब इसमें एक और चीज थी कि सिंस 1950 ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस वर फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थी सिस्टम। अब धीरे धीरे ये सिस्टम बहुत ज्यादा ऑपरेसिव होने लगा और ज्यादा दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ी, गरीबी बढ़ती गई। तो 1950 से अफ्रीका हमसे भी पीछे है, इसलिए आज भी वो हमसे ज्यादा गरीब है। तो हमारे यहाँ जो चीज 1947 में हमको आजादी मिल गई अफ्रीका के लिए, वो चीज ट्रू नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए स्पेशली। वो 1950s में भी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। तो 1950 की बात है ये, जब हम ऑलरेडी आजाद हो चुके थे, कि ब्लैक कलर वहाँ के जो ब्लैक लोग हैं और कुछ लोग जो वहाँ पे इंडियन भी रह करके सेटल हो गए थे, वो लोग जो है वो लड़ रहे थे यूरोपियंस के अगेंस्ट। They launched protest marches and strike. The African National Congress was umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. और उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वैसे ही अफ्रीकन ने वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना ली। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर्टिकुलरली सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे, यूरोपियन लोगों के खिलाफ, कि तुम लोग कब यहाँ से जाओगे, अब तो पूरा वर्ल्ड आजाद हो गया और तुम लोग अभी भी हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट के डिस्क्रिमिनेशन में रखे हुए हो। बहुत सारे वर्कर लोगों की यूनियन बनाई गई, बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई, और बहुत सारे सेंसिटिव व्हाइट्स भी थे। जो लोग व्हाइट लोग भी कुछ लोग अच्छे थे, जैसे हमारे यहाँ एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाया, वैसे वहां पे कुछ व्हाइट लोग भी अच्छे थे जिन्होंने इसको प्रोटेस्ट को ज्वाइन करा। और बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज, क्योंकि 1947 इज अ प्रिटी नॉर्मल टाइम जब हम आजाद हुए थे, बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने सपोर्ट करा अफ्रीकन के, जो साउथ अफ्रीकन के इस मूवमेंट को, कि नहीं अपार्थीड सिस्टम तो बहुत पुराना और गंदा सिस्टम है, इसको तो जाना ही चाहिए। और व्हाइट जो रेशियल गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी वो रूल करती रही, और उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को, 1000 लोगों को किल किया और टॉर्चर करके मार दिया उस सिस्टम में 1950s के बाद भी। हाँ बेटा बोलो। मैम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होती है जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बाकी सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो। जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। जितने भी लोग थे, जब इंडिया में स्ट्रगल चल रहा था लड़ाई आजादी के लिए, तो केवल एक कांग्रेस नहीं, एक पार्टी नहीं थी जो लड़ रही थी, बहुत छोटी छोटी पार्टीज भी थी, बट वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कांग्रेस के अंडर लड़ रहे थे। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए? मैम आपने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला? हाँ, अम्ब्रेला नहीं ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसका नाम है। इट वाज बिहेविंग मच लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हमारा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके अंदर विश्व हिंदू परिषद और 2, 3, 4, 5 और ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोग भी लड़ रहे थे। अरे आज के टाइम में ही समझ लो, जैसे बीजेपी है ना, बीजेपी एक पार्टी है, और एनडीए क्या है? एनडीए बीजेपी का ही तो संगठन है, तो एनडीए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी उसकी पार्टी है। बीजेपी या काली जनता दल, वैसे ही कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन यूपीए क्या है? कांग्रेस का अलायंस है, तो यूपीए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। समझ गए?
यूपी और एनडीए तो पता ही होगा। तो ये लोग जो बड़ा वाला संगठन होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ अपार्थीड है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। अपार्थीड के अगेंस्ट स्ट्रगल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने थोड़ा पहले पढ़ा दिया है, तो इट्स लाइक हम रिवर्स में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। और जितना अभी तक सिस्टम है, नेल्सन मंडेला और अपार्थीड सिस्टम का 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, वो सब कर लेना, देख लेना क्या आया क्या नहीं आया। और अभी तक में किसी को कोई डाउट कि अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड अच्छा मूवमेंट नहीं है, एंटी अपार्थीड एक्चुअली मूवमेंट का पूरा नाम है। अपार्थीड बुरा सिस्टम था, उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का नाम अपार्थीड था। जो मंडेला ने चलाया वो था एंटी अपार्थीड, कि अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ना है। ठीक है, यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई एम होपिंग कि तुम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो थोड़ा बहुत मैंने दिमाग खोलने की कोशिश की है, यू विल टेक इट सीरियसली और ट्राई टू इम्प्रूव। दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज लुक, एज अ टीचर आई वांट बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि तुम लोग के अंदर बहुत कैलिबर है, और ये पर्टिकुलरली ट्रू है। आई कैन नॉट से दिस फॉर एवरी क्लास, बट आई फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड दैट यू हैव दिस कैलिबर। जो मैं नहीं कर सकी वो तुम लोग करो, अपने लिए ना सही तो किसी ना किसी के लिए करो, जिसे भी चाहते हो, अनलेस और अनटिल यू आर वेरी सेल्फिश, खुद को ही चाहते हैं और पबजी खेलना चाहते हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट जिसके लिए भी करना चाहते हो, डू इट, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी आई एम लिटिल इमोशनल टुडे, जो कि कम होती हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, एंड हैव अ नाइस नाइट। ऑब्वियसली डे इज ऑलरेडी गॉन। चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।